नारायण, पहले की सरकारों का बिल्कुल विश्वास नहीं था। किसके ऊपर? इसरो के ऊपर, मतलब भरोसा था ही नहीं। पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण अपने विचारों को बलपूर्वक बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर जासूसी लगाने का या जासूसी करने का भी आरोप लगा, जिस वजह से उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और अपनी बेगुनाही साबित की। बाद में उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। हुआ ये कि मैं लेख पहले पढ़ चुका हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण ने कहा कि पहले ही सरकारों को इसरो पर भरोसा बिल्कुल नहीं था। यही वजह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी को पर्याप्त मात्रा में बजट नहीं दिया जाता था। इसरो के शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए नम्बी नारायण का एक वीडियो वायरल हो चुका है। ये वीडियो बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में पूर्व इसरो वैज्ञानिक ने कह रहे थे कि सरकारों ने इसरो को तब फंड दिया जब इसने अपनी शाखा स्थापित कर ली। बताया कि इसरो का शुरुआती दिनों का हाल। नम्बी नारायण ने कहा कि हमारे पास जीप नहीं थी, कार नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि हमें कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। केवल एक बस थी जो शिफ्ट में चलती थी। शुरू के दिनों में ऐसा था। एपीजे अब्दुल कलाम के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण के दौरान जिक्र करते हुए नम्बी नारायण का कहना था कि उस समय बजट पूरा नहीं दिया जाता था, बस दे दिया जाता था कि ये बहुत मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि मैं शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें सरकार पर इसरो पर भरोसा बिल्कुल नहीं था। PM नहीं तो कौन लेगा क्रेडिट, बताओ। मतलब ये हुआ। वीडियो में जब विपक्ष इन आरोपों सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता का सारा क्रेडिट ले रहे हैं। तो नम्बी नारायण ने ये कहा कि बहुत बचकाना है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के नेशनल प्रोजेक्ट की बात होगी तो प्रधानमंत्री के सिवाय और कौन क्रेडिट लेगा। आप भला प्रधानमंत्री को पसंद करें न करें, लेकिन ये समस्या आपकी है, लेकिन आपको उनके क्रेडिट न छीन सकते। अगर वो पैसे लगा रहे हैं, वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री को पसंद करते नहीं हैं, इसका क्या हो सकता है। उन्हें पोस्ट से नहीं हटा सकते। कौन है नम्बी नारायण? नम्बी नारायण की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1941 में एक तमिल परिवार में जन्मे नम्बी नारायण ने केरल के तिरुवनंतपुरम से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई के लिए वे फेलोशिप पर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने इसरो के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। उन्हें भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी श्रेय दिया जाता है। इसके बाद देश में रॉकेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिल गया। जासूसी का आरोप लगा था। 1994 में नम्बी नारायण की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आया जब उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। आरोप था कि उन्होंने अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी 2 बाहरी लोगों के साथ शेयर किया, जिन्होंने इसे पाकिस्तान को पहुंचा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी के आरोप के खिलाफ जो लगे थे आरोपों के खिलाफ नम्बी नारायण ने लंबी लड़ाई लड़ी और 1996 में CBI कोर्ट ने आरोपों को खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां शीर्ष अदालत ने न सिर्फ बेगुनाही पर मोहर लगाई बल्कि केरल सरकार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। तो केरल सरकार ने 1.3 करोड़ रुपये मुआवजा भी दिया था। जय हिंद। पाकिस्तान तो बस कंगाल होने वाला है और चांद के बाद सूरज के पास चला जाएगा। कौन? भारत। आदित्य L1 मिशन पर क्या बोले पाकिस्तानी? आदित्य L1 आजकल सुर्खियों में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब सूरज के मिशन आदित्य L1 के लिए तैयार है। 2 सितंबर 2023 को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की नज़रें इसे एक और बड़े मिशन पर टिक चुकी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसका काम है दूसरों के काम में कमी निकालना। इस्लामाबाद 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो
एक और बड़े मिशन को लॉन्च करने की तरफ बढ़ रही है। सूरज के अध्ययन से जुड़े मिशन आदित्य L1 की लॉन्च की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण या पड़ाव पर हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 पर नज़रें रखी थी, उसी तरीके से वह इस मिशन पर भी नज़रें रखे हुए हैं। पाकिस्तान के इस मिशन पर भी नज़रें होने की वजह से अगर हम पाकिस्तान के कुछ लोगों की बात मानें तो जिस तरह से भारत के लूनर मिशन में खुद को साबित किया है, एक बार फिर से वह सोलर मिशन पर भी अपने आप को प्रूव करने को तैयार है। पाकिस्तान का टैलेंट दूसरे देश का अगर हम देखें तो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इस बारे में अपने देश की जनता की राय जानने की कोशिश की। तो एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मोहसिन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय ज़मीनी आसमान का अंतर है, मतलब ज़मीन और आसमान। उन्होंने कहा कि एक रिसर्च उन्होंने पड़ी है जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। साफ है कि यहाँ का टैलेंट दूसरे देश में जा रहा है। मुल्क की सरकार जितनी तेज़ी से बदली है उसका सबसे बड़ा असर पड़ा है। अगर भारत की बात करें तो चंद्रयान 3 के बाद अब वह सूरज के लिए तैयार हो रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बिना सिर पैर की बातें बहुत होती हैं। मोहसिन की बातें अगर हम देखें तो हम सबको भारत की तारीफ़ करनी चाहिए अगर वो करें, लेकिन उनका सिर कलम कर दिया जाएगा क्योंकि वह अच्छा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में उन्हीं दकियानूसी बातों का ही जिक्र होता रहता है, जैसे हमारे नबी ने तो पहले ही चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसी अतार्किक बातें हो रही हैं कि मुसलमान पहले ही चांद पर पहुंच चुके हैं। मोहसिन ने कहा कि देश में विज्ञान की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि देश को परमाणु शक्ति बनाने वाले अब्दुल कादिर ने भी कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जल्द कंगाल होने वाला है भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की कंडीशन है ना, कंगाली वाली होने वाली है। मोहसिन के मुताबिक भारत में जिस वैज्ञानिक ने रॉकेट बनाया उसे राष्ट्रपति बनाया गया और हमारे यहाँ अब्दुल कादिर को जेल में डाल दिया गया था। मोहसिन ने कहा कि आने वाले समय विज्ञान और भारत का है। सारी कंपनियों के CEO भारतीय हैं। एक और शख्स ने कहा कि भारत को टेक्नोलॉजी में कई अरब डॉलर का फ़ायदा मिलने वाला है। इसकी वजह है कि भारत की तरफ से होने वाला बड़ा निवेश। देश के एक और बिजनेसमैन ने कहा कि जो हालात हैं देश की, उससे लगता है कि पाकिस्तान तो जल्द ही कंगाल हो चुका होगा आने वाले टाइम में। क्यों भारत कर रहा है तरक्की? इस बिजनेसमैन ने भारत के आदित्य L1 मिशन पर कहा कि दोनों देशों को एक ही समय पर आज़ादी मिली। उनका कहना है कि भारत की कमान संभालने वाले नेता और राष्ट्रवादी नेता रहे। इस बिजनेसमैन ने कहा कि भारत ने बता दिया कि तोपों से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छी सैलरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो बच्चों को यही नहीं बताया जा रहा कि अच्छी ज़िंदगी कैसी होती है। उनकी माने तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश में अगर रहना चाहते हैं तो वो उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, जिसलिए पढ़े लिखे लोग देश छोड़ करके अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग बिजली के बिल से ही परेशान हो गए। एक नई समस्या खड़ी हो गई है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन की माने तो अगर भारत के साथ मिलकर चलें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देश की जनता की माने तो पाकिस्तान के नेता कश्मीर के मसले को तभी उठाते हैं जब उन्हें चुनाव में फ़ायदा चाहिए होता है, जबकि भारत ने तो कश्मीर में कई तरह का विकास करके दिखा दिया है। पेशे से इलेक्ट्रिशियन विकास की वकार अगर हम देखें तो देश में लोग बिजली के बिल पर रो रहे हैं और भारत चांद के बाद अब सूरज दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व काफ़ी मजबूत है और इस वजह से आगे बढ़ रहा है। भारत की लीडरशिप भी तो बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत। हम बता दें आपको कि चाइना पूरे वर्ल्ड का ऐसा देश है जो वो चाहता है अमेरिका की तरह बनना। मैं कहता हूँ अभी भी समझ जाओ और सुधर जाओ। अमेरिका इतनी बर्बादी नहीं कर रहा, उससे कई गुना बर्बादी चाइना करना चाहता है। उसका काम क्या है? पहले देशों को पैसा लेता है, फिर उसके संसाधन खरीद लेता है। ऐसे मान के चलो किसी ने आपको 50,000 रुपये दिए बाइक खरीदने के लिए, और जब आपने बाइक खरीद ली तो 15 दिन वो चला है, 15 दिन आप, और आपको उसे पूरी ब्याज सहित पैसे दे रहे हैं। चीन ने बताया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉइल गन बनाई जाएगी। चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली
कॉयल गन का परीक्षण किया है। इस गन ने 124 किलोग्राम के गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दागकर अपनी क्षमता को साबित किया। इसे चीनी नौसेना के एक युद्धपोत पर लगाया गया है। इसमें विद्युत चुम्बकीय कॉयल की सीरीज लगी हुई है। आपको बताएं, चीनी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉयल गन का परीक्षण कर रही है। यह गन इतनी शक्तिशाली है कि 3540 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोले दाग सकती है। इसे भविष्य का हथियार बताया जा रहा है, जो मिसाइल के आकार के प्रोजेक्टाइल गोले को फायर कर सकती है। यह इतनी सटीक और विनाशकारी हथियार होगा जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन होगा। इस गन को चीनी नौसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑपरेट कर रही है। इस गन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर भी लगे हैं, जो गोले की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। परियोजना में शामिल लोगों के अनुसार अपने पहले फायरिंग टेस्ट में इस मेगा वेपन की 0.05 सेकंड से भी कम समय में 124 किलोग्राम वजनी गोले को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की आश्चर्यजनक रफ्तार से फायर किया गया था। अभी तक पूरी दुनिया में इतने बड़े गोले को किसी गन से फायर नहीं किया गया था। अगर यह कॉयल गन चीनी नौसेना में शामिल होता है तो वह किसी भी देश की तट रेखा से दूर रहते हुए उसके इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग कर सकता है। ऐसे गोले को डिटेक्ट करना और एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना काफ़ी कठिन है। कॉयल गन को गॉस गन या चुंबकीय त्वरक के रूप में भी जाना जाता है। इसका बैरल कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल से लैस होता है और इसे प्रोजेक्टाइल को चलाने में सक्षम चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक के बाद एक सक्रिय किया जाता है। चीनी नौसेना के वैज्ञानिकों ने कॉयल गन की सटीक विशेषताओं का खुलासा नहीं किया और न ही ये बताया इसे कब परिचालन में लाया जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा कि ऐसी गन से जाग गया प्रक्षेप कई किलोमीटर जो फेंका जाएगा, बहुत भयंकर मार करेगा। चीन ने गन की लॉन्चिंग पर किया काम। इस गन की टेस्टिंग में जुड़े वैज्ञानिक टीम के प्रमुख प्रोफेसर गुआन जियाओकुन के हवाले से कहा गया, इसमें कॉयल गन गति, सीमा शक्ति, सटीकता, सुरक्षा, लचीलेपन, विश्वसनीयता के मामले में क्रांतिकारी सफलताओं की क्षमता है। विश्वसनीयता इसलिए है क्योंकि गुआन ने ये भी कहा कि हथियार चीनी शस्त्र बलों को युद्ध की प्रकृति को बदलने में मदद करेगा, क्योंकि यह हर बार की विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ प्रक्षेप की गति और सटीकता बढ़ाने में मदद करेगा। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि कॉयल गन परीक्षण में प्राप्त अनुभव का उपयोग पृथ्वी के निकट उपग्रहों और उच्च गति वाले रॉकेटों को लॉन्च करने में भी किया जाएगा। मिस्र में भारतीय सेना के कुछ जवान, इंडियन एयरफोर्स के कुछ जवान और कुछ फाइटर जेट्स युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास में और अन्य देशों की सेनाएं भी शामिल हो चुकी हैं। बता दें कि भारतीय थल सेना के लगभग 150 जवान भारतीय दल का हिस्सा हैं। वायुसेना ने एक बयान में कहा, इसका मकसद संयुक्त अभियान की योजना एवं क्रियान्वयन का अभ्यास करना है। मिस्र में रविवार से शुरू हुए 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 परिवहन विमान और इसके विशेष बल के कर्मियों का एक समूह भाग ले रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार कायरा पश्चिम एयरबेस में हो रही है और इसमें मेजबान देश एवं भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, यूनान तथा कतर की सेनाएं भाग ले रही हैं। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में पहली बार भाग ले रही है। वायुसेना ने कहा कि वायुसेना दल में 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 विमान शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल के कर्मियों के अलावा नंबर 28, नंबर 78, नंबर 77 और 81 स्क्वाड्रन के कर्मी भी इस अभ्यास में भाग लेंगे। भारतीय थल सेना के लगभग 150 जवान भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। आपको बताएं, इसका मकसद संयुक्त अभियान के साथ
एक साथ वर्क कोऑर्डिनेशन के साथ है ना एक्सपीरियंस करना, उसे एक्सरसाइज करना है। इस तरह के अभ्यास सीमाओं के पार संबंध बनाने के अलावा भागीदार देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। वायुसेना ने बयान में कहा कि भारत और मिस्र के बीच असाधारण संबंध और गहरा सहयोग है। ये आपको बताएं, ये दोनों देश 1960 के दशक में एरो इंजन और विमान का संयुक्त रूप से विकास किया था और मिस्र के पायलटों को भारतीय समकक्षों ने प्रशिक्षण उन्हें ट्रेनिंग भी दी थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध और स्ट्रॉन्ग मजबूत प्रगाढ़ हो गए थे और राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर बहुत अच्छे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में मिस्र की यात्रा की थी और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संकल्प की पुष्टि भी की थी। भारत और मिस्र के बीच रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। दोनों देशों की सेनाओं ने इस साल जनवरी में पहला संयुक्त अभ्यास किया था। मिस्र भारत से तेजस हल्के लड़ाकू विमान, रडार, अन्य हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने में पहले ही रुचि दिखा चुका है। आपको बताएं कि वायुसेना ने 3 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 परिवहन विमानों के साथ पिछले साल जुलाई में मिस्र में 1 महीने तक चले सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल सितंबर में मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा भी की थी। आपको बताएं, इस टाइप की युद्ध अभ्यास से यात्राओं से सेना का मनोबल बढ़ता है और दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जय हिंद। दुनिया में अंतरिक्ष देश की होड़ लग रही है। अंतरिक्ष में लोग अपना बेस बनाना चाहते हैं, स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। इसी रेस में अंतरिक्ष रेस में कूद पड़ा है ब्रिटेन। 50 साल पहले किया था रॉकेट लॉन्च, अब हर महीने मिशन लॉन्च करने की प्लानिंग बता डाली। यूके इन स्पेस रेस, ये है आज का आर्टिकल। यूके ने एक बार फिर रॉकेट लॉन्च का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन की स्काईरोरा कंपनी ने अपने रॉकेट के पहले स्टेज का निर्माण शुरू कर दिया है। ये रॉकेट स्काईरोरा XL है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 मीटर है। कंपनी इससे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें, भारत चंद्रयान मिशन लॉन्च करके चांद पर पहुंच गया है और दुनिया का चौथा देश बना है 7 पोल पर लैंडर को लैंड करने वाला। पूरी दुनिया इसके लिए अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी को देख रही है। इस बीच यूके ने फैसला लिया है कि वह एक बार फिर अपना स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। ब्रिटेन एक बार फिर रॉकेट लॉन्च बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां इस बार ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की जगह ब्रिटेन के रॉकेट दागने का लक्ष्य बना रही हैं। इनमें यूके की स्काईरोरा शामिल है, जिसने अगले साल तक एक संभावित पॉसिबल लॉन्च करने के लिए अपने रॉकेट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक स्काईरोरा में प्रोजेक्ट टीम के प्रमुख युआन क्लार्क ने कहा कि 1971 में ब्लैक एरो रॉकेट की लॉन्चिंग ब्रिटेन की ओर से किसी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने का एकमात्र सफल लॉन्च था। इसलिए हम एक टुकड़ा वापस लाई जो पृथ्वी पर गिरने से पहले दूसरे स्टेज से जुड़ता था। आपको बताएं कि दरअसल रॉकेट का यह मलबा ऑस्ट्रेलिया के पास गिरा था। कई वर्षों बाद जब यह मिला तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहा, लेकिन अब ब्लैक एरो लॉन्चिंग के बाद 50 साल बाद इसे वापस लाया है और अपने मैन्युफैक्चरिंग हॉल में रखा गया है, शोकेस में। सिर्फ 22 मीटर होगी ऊंचाई। क्लार्क का कहना है कि इसके जरिए यह दिखता है कि ब्रिटेन 50 साल बाद से बिजनेस में आ चुका है। यूके में लॉन्च की गई योजना वाली रॉकेट कंपनियों में ऑर्वेक्स प्राइम शामिल है, जिसके लॉन्चर उत्तरी स्कॉटलैंड के सदरलैंड स्पेस पोर्ट से उड़ान भरने वाले हैं। उनका कहना है कि शुरुआती स्पेस क्राफ्ट कारों के बराबर होते थे, ऐसे में उन्हें बड़े लॉन्चरों की ज़रूरत होती थी। आज ज़्यादातर सैटेलाइट एक जूता के डब्बे के बराबर हो गए, जिन्हें स्काईरोरा XL
जैसे मामूली लॉन्च की ज़रूरत होती है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 22 मीटर है। क्या होगी खासियत? 3 चरणों वाला स्काई रोरा XL3D प्रिंटेड इंजन से चलेगा। कंपनी की योजना है कि ब्रिटिश द्वीपों के सबसे उत्तरी जगह से हर साल 12 रॉकेट लॉन्च हों। क्लार्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पर्यावरण निगरानी के साथ साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी उनके बिजनेस के मूल में होंगे। प्रत्येक रॉकेट को बनाने में 26 लाख रुपए से 32 लाख रुपए लगेंगे और यह 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेंगे। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट पहुंचाने में ये 50,000 लीटर ईंधन जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कामयाबी पर CRPF ने इसरो को सम्मान देने के लिए 1 मिनट का ड्रिल किया और इस ड्रिल की वजह से उनके कप्तान या उनके साहब या कह सकते हैं उनके अधिकारी हो गए नाराज और उन्होंने एक फरमान भी जारी कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं पुलवामा काफ़ी फेमस जगह है। कुछ नेगेटिव चीज़ होने की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। पुलवामा में करीब 2 दर्जन जवानों ने इसरो की कामयाबी पर अपनी खुशी जाहिर की थी। जब पूरे देश में जश्न का माहौल था तो CRPF के जवान भी इस खुशी में शामिल हो गए। उत्साह में जवानों ने एक ड्रिल करने की योजना बनाई। इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला था। खेल के मैदान में गमले रखते हुए और वहीं पर ईंट पड़ी हुई थी। चंद्रयान 3 का जयकारा लगाया। उसके बाद ही जवानों ने अपने बटालियन की भी जय बोली। बटालियन की जय बोलने की वजह से और उसके बाद फिर जो हुआ वो बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा तो भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुशी मनाई गई। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने PM मोदी को इसरो की टीम के लिए बधाई संदेश भेजे। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF की पुलवामा स्थित यूनिट के जवानों ने इसरो के सम्मान में एक छोटी सी ड्रिल कर दी। इस ड्रिल की वजह से ऑपरेशन के एरिया के IG दफ्तर के अधिकारी ने फरमान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए आदेश लेना होगा। बिना परमिशन के आपको किसी टाइप का कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी IG या उससे बड़ा अधिकारी आता है तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उनकी आवाभगत के लिए, लेकिन जवानों ने तो कोई पैसा खर्च किया नहीं था। फिर इनको इतनी मर्जी क्यों लग गई? श्रीनगर हेडक्वार्टर से इजाज़त लेने वाला मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत। भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी कुछ पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने तो कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ किया नहीं है। इसमें से एक पाकिस्तान का पुराना प्रोपेगेंडा स्टार जैद हामिद भी है। जैद हामिद ने भारत से चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सबूत मांगा है। उसने दावा किया है कि भारत अभी तक कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन वाले वीडियो ही जारी कर रहा है। एक्चुअल में चंद्रयान 3 लैंड ही नहीं हुआ मून पर। पाकिस्तानी लाल टोपी नाम के कुख्यात जैद हामिद ने एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है। जैद हामिद ने अब की बार भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, अंधेरे वाले एरिया पर लैंडिंग का सबूत मांग लिया। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े ट्रोल ने दावा किया कि भारत ने चांद पर कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं उतारा बल्कि वह झूठ बोल रहा है। जैद हामिद यही नहीं रुका, उसने यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत चंद्रयान 3 के जितने भी जारी वीडियो कर रहा है उनमें से सही वीडियो गेम से लिए गए हैं। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया। अब क्या कहें इस जाहिल को। पाकिस्तानी सेना के इस अंधभक्त ने यह भी दावा कर दिया है कि भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग की पुष्टि दुनिया के किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया। अब जैद हामिद ने भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ बातचीत में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और ये पाकिस्तानी जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं करते। जहर खाते हैं, जहरी उगलते हैं। उसने आरोप लगाया कि भारत झूठ बोल रहा है। क्या मानसिकता हो गई है लोगों की कि वो कह रहे हैं कि एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स GFX CGI AI जनरेटेड है। जय हिंद, जय भारत। इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि आई, इन्हें थोड़ी सी भगवान सद्बुद्धि दी। बड़ बोले जैद हामिद को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के सबूत चाहिए।
जैसा कि आप जानते हो, जैद हामिद काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब आपको बताएं कि जैद हामिद ने काफ़ी सारी बातें नेगेटिव बोली हैं। अगर हम आपको बताएं, जैद हामिद की इस साल मई में इमरान खान के समर्थक ने बीच सड़क पर पिटाई कर दी थी। इस घटना का वीडियो भी काफ़ी शेयर किया गया था, जिसमें इमरान खान के समर्थक जैद हामिद को बीच सड़क कार से खींचकर पीटते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, जैद हामिद को 2015 में सऊदी अरब की आलोचना करने पर 8 साल की जेल और 100 कोड़े मारे जाने की सज़ा भी मिल चुकी है। सऊदी अरब के जैद हामिद को जेल में डाल दिया था और उनकी पत्नी को भी 2 हफ्तों तक मिलने नहीं दिया था। बाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सऊदी अरब के सामने हाथ पार जोड़कर गिड़गिड़ा कर जैसे तैसे जैद हामिद को रिहा करवाया। सिरफरा है ताकि वह दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैला सके। जय। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये जहाज़ भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में काफ़ी वृद्धि करेंगे। इन जहाज़ों को लोगों को बचाने और मानव सहायता और आपदा राहत HADR कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि समुद्र में भारत की ताकत का कोई तोड़ नहीं। जंगी जहाज़ों के पास मिनटों में पहुंचेगा गोला बारूद। लगभग 19,000 करोड़ रुपए की डील पक्की हो चुकी है। आपको बताएं कि रक्षा मंत्रालय ने यह परियोजना 8 वर्षों में लगभग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन करने के लिए जोर दिया है। चांद पर परचम लहराने वाला भारत रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। उसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहायक फ्लीट सपोर्ट शिप हासिल करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के साथ 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए थे। अधिकारियों ने बताया कि 44,000 टन के बेड़ा सहायक पोत भारतीय शिपयार्ड की ओर से भारत में निर्माण होने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। एक नहीं, बहुत सारे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह परियोजना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि HSL विशाखापत्तनम स्वदेशी रूप से इन जहाज़ों की डिजाइनिंग और निर्माण करेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 25 अगस्त को भारतीय नौसेना के लिए 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 5 बेड़ा सहायक पोत FSS के अधिग्रहण के लिए HSL विशाखापत्तनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। मंत्रालय ने बताया कि मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 16 अगस्त को अपनी बैठक में इन जहाज़ों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। मंत्रालय के अनुसार FSS को ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार के साथ समुद्र में जहाज़ों को फिर से भरने के लिए नियोजित किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना के बेड़े को बंदरगाह पर लौटने के बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये जहाज़ बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। इन जहाज़ों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। मंत्रालय के अनुसार जहाज़ों को लोगों को बचाने और मानव सहायता व आपदा राहत HADRF कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि हम यह परियोजना 8 वर्षों में पूरा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है पूरी दुनिया से। भारत, अमेरिका, रूस और चीन काफ़ी चालबाज है। अब तक अपने मून मिशन पर इतरा रही थी चाइनीज। चंद्रयान 3 के सफल होते ही चाँव चाँव हो गई। उन्हें अपनी सफलता कम लगने लगी। भले ही भारत अपने मून मिशन में इन देशों से कुछ साल पीछे रह गया, लेकिन सक्सेस हुई। ज़बरदस्त जाबाजी की कहानी लिख दी इसरो ने।
लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर उसने साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता ने काफ़ी किफ़ायती बजट में ये सफलता हासिल कर ली है। हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट में भारत चांद पर पहुंच चुका है। अब इस मिशन की सफलता होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर उम्मीद से देख रही हैं। चंद्रयान 3 के कम बजट से अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी इसरो के इस मिशन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब अमेरिका कोई काम करता है तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। भारत का किफ़ायती मून मिशन है। हमारे देश ने चंद्रयान 3 615 करोड़ रुपए खर्च किए। लूना 25 में 1650 करोड़ रुपए का खर्चा आया। चांग E4 में 1365 करोड़ रुपए का खर्चा आया। और आर्टेमिस तो आप जानते हैं 8 लाख है ना के करीब लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने समझ रहे हो? ओ माय गॉड, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ये। जब दुनिया को पता चला कि भारत का चंद्रयान मात्र 615 करोड़ रुपए में चांद पर पहुंच गया तो उनकी हैरानी बढ़ने लगी। खासकर चीन और अमेरिका जैसे देशों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो देश अपने मून मिशन पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान 3 के बजट को जानने के बाद थोड़े से हैरान और परेशान दोनों हो गए। दुनिया भर के दिग्गज कारोबारियों, स्पेस संस्थाओं ने इसरो के इस मिशन की तारीफ की। एक्स के CEO एलन मस्क ने भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सहायता की सराहना की। चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। अगर आप बाकी देशों के मून मिशन से इसकी तुलना करेंगे तो समझ जाएंगे क्यों अब पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। चंद्रयान 3 का अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपए है, जो भारत के सबसे किफ़ायती अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इससे पहले जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च की गई थी, जिसका बजट 978 करोड़ रुपए था। अगर चंद्रयान 3 के बजट की तुलना रूस के लूना 25 से करते हैं तो उसका भी अनुमानित खर्च 1659 करोड़ रुपए के आसपास है। और चाइना ने 2019 में चांग E4 के जरिए चांद पर लैंडिंग की थी। इस मिशन पर चांद ने 1365 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए थे, जबकि अमेरिका के आर्टेमिस मून मिशन जो कि साल 2025 के लिए प्रस्तावित है, उसका अनुमानित खर्च 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसरो ने अपने सस्ता चंद्रयान 3 मिशन को भेज करके साबित कर दिया है कि बजट कभी भी आपको अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता। नासा की तुलना में इसरो के पास बेहद कम बजट है। नासा जितना खर्च अपने एक रॉकेट को बनाने में कर देता है, उतना इसरो के कई सालों का बजट होता है। अगर बजट कम हो तो कैसे तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये भारत से कोई सीख है। चंद्रयान मिशन में हम आगे हो गए हैं, हमने लीड कर ली है और आने वाले टाइम में हम और भी स्पेस मिशन भेजने वाले हैं। आपको बताएं, इसरो का बजट दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले हमेशा कम होता है। चाहे वो आप मंगलयान की बात करें, चंद्रयान 3 के बजट की बात करें, हमने हमेशा कम बजट में अपने स्पेस मिशन को पूरा किया है। जय RPF gets a new beast for anti-terror ops in Kashmir. DRDO 8x3 vehicle WHAP. Let's start to discuss this very important serious topic regarding Indian Army or internal as well as international security. Srinagar, the Central Reserve Police Force CRPF, has a new ally in its fight against terrorism. In Jammu and Kashmir, the Wheeled Armored Amphibious Platform WHAP. This is state-of-the-art vehicle that can operate on both land and water, as well as swamp, lakes, lagoons,
The Wheeled Armored Amphibians Platform WHAP is an 8x8 vehicle developed by Defense Research and Development Organization DRDO. The Wheeled Armored Amphibian Platform WHAP is a formidable machine that can withstand bullets, blast mines, and rockets. It has a powerful 600 horsepower engine and automatic transmission, as well as 7.62 remote controlled weapon system. RCWS for accurate shooting. It is made in India and can run on any terrain, whether it is a land, water, marshes, high mountain ranges, and vehicle weight about 24 ton and measures 8 meters in length and 3 meters in a width or chodai. It is a fully bulletproof. It can go against the current in the river. It has an automatic system inside it. It has a remote controlled weapon system that can aim with a stream और कह सकते हैं एक्सट्रीम प्रिसीजन सटीक बार दुश्मन के छक्के छुड़ा दें नेस्तनाबूद कर दें बर्बाद कर दें दिस डिवाइस कैन ऑल्सो लॉन्च स्मोक वॉल्स सेट शीशपाल को CRPF. The Indian Army also received the same vehicle in 2022 for its troops deployed in the eastern sector of Ladakh. CRPF is the first paramilitary force to get the Wheeled Armored Amphibian Platform WHAP. The vehicle is designed as a defense compact wheeled armored amphibian platform WHAP and is built for tough combat situations. Unlike the Indian Army's Infantry Protected Mobile Vehicle IPMV, CRPF's WHAP has the ability to handle challenging operations that involve water jets. It can cross water obstacles and give an edge to CRPF. The unique amphibians feature will help CRPF in operations that sometimes occurs in swamp, lakes and lagoons. The Central Reserve Police Force will initially get 6 wheeled armored amphibious platform WHAP vehicle, out of which 2 have already reached Kashmir and are deployed in South Kashmir. CRPF says that this will be great help in this anti-terrorist operations in Jammu and Kashmir Valley. Jai Hind, Jai Bharat.